दोस्तों आज मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं सबको मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करूंगा, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पर लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पर लगाएंगे, डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है, तो डैश कहाँ पर लगाना है, हाइफन कहाँ पर लगाना है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपके इंग्लिश का एक और लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप का पहला यूसेज है एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म को। जब भी आप कभी कोई शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो उसके आगे फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है बीए, तो आप बी के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और ए के बाद भी फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाने से हमें पता लग जाता है कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह अगर आप देखें एमबीबीएस के चारों लेटर्स के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि एमबीबीएस एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और इसी तरह एमए है, एमएलए है, एमबीए है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंग्लिश टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है, आज के ज़माने की इंग्लिश ये कहती है कि बीए, एमबीबीएस, एमएलए, एमबीए इन सब को बिना डॉट के भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि आप बीए को डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीन ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनमें हमेशा हमेशा डॉट लगता है, और वो तीन शॉर्ट फॉर्म्स हैं ईजी, आईई और ईटीसी। बाकी सब में आप डॉट लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। डॉट लगाओगे तब भी ठीक है, अगर डॉट नहीं लगाओगे तब भी ठीक है, लेकिन इन तीन शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर आपको हमेशा डॉट लगाना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, इन तीनों शॉर्ट फॉर्म्स को हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखा जाएगा। जैसे बीए, एमए, एमबीए, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो, लेकिन ईजी, आईई और ईटीसी हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखी जाती है। एक तीसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिलाकर बनी है। बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिलाया है तब जाकर इंग्लिश बनी है। तो पुराने ज़माने की एक लैंग्वेज थी लैटिन, आपने नाम सुना होगा। आज के ज़माने में तो लैटिन डेड हो चुकी है, अब इसका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले ज़माने में ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो इंग्लिश ने लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स को लिया है। तो ये तीन एब्रिविएशंस लैटिन लैंग्वेज से ही ली गई हैं। ईजी की फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। इसके फुल फॉर्म तो है एग्जाम्पली ग्रेशिया, लेकिन हम इसको फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम्पली ग्रेशिया लैटिन का वर्ड है। नेक्स्ट है इडेस्ट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डैट इज़। अब आप देखिए, डैट इज़ की शॉर्ट फॉर्म तो आईई नहीं हो सकती, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आईई एक लैटिन वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है डैट इज़। और ईटीसी तो हम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं बचते, सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम ईटीसी लिख देते हैं। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा। इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है एंड सो ऑन। दोस्तों लैटिन की बात निकली है तो दो वर्ड्स और याद आ रहे हैं मुझे, एएम और पीएम। टाइम के बाद हम लोग एएम और पीएम को लिखते हैं, और ये दोनों एब्रिविएशंस भी लैटिन की हैं। एएम और पीएम के ऊपर आप फुल स्टॉप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, आपके ऊपर है। एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर नून। इंग्लिश में इसका मतलब होता है बिफोर नून, और ये एक लैटिन का वर्ड है। तो इसी वजह से दोपहर से पहले हम एएम का यूज़ करते हैं। 12 बजे से पहले हम टाइम के ऊपर एएम लगाते हैं। और पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर। मजाक कर रहा हूँ, पीएम को कहेंगे पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है आफ्टरनून, दोपहर 12 बजे के टाइम के बाद को कहते हैं। दोस्तों फुल स्टॉप का यूज़ सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, रमेश इज़ गोइंग टू अमेरिका, आई टॉक टू हिम येस्टरडे।
अमेरिका के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रमेश इज़ गोइंग टू अमेरिका। ये एक सेंटेंस है जो अमेरिका के ऊपर ख़त्म हो गया है। और फिर फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, अमेरिका के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, आई टॉक टू हिम येस्टरडे। और येस्टरडे के बाद भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि येस्टरडे पर भी ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो दो फुल स्टॉप लगे हुए हैं, इट मीन्स कि ये दो सेंटेंस हैं। तो फुल स्टॉप के दो यूसेजेस होते हैं, एक है एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद, और दूसरा यूसेज है आफ्टर एन एब्रीविएशन, किसी भी शॉर्ट फॉर्म के बाद। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है किसी भी सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, शॉक या फिर विश के लिए, जब किसी वर्ड के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपकी फीलिंग्स को बयां करने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं पहली बार ताजमहल गया और मेरे मुंह से निकला वाओ। अब आपको मेरी टोन से तो पता लग गया कि मुझे ताजमहल बहुत पसंद आया, लेकिन आप राइटिंग में कैसे बताओगे? तो राइटिंग में आपको लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ताकि पता लग सके कि यहाँ पर आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप जंगल में गए और आपने शेर को देखा और आपने कहा अरे वो देखो शेर। तो इस तरह से आपने शॉक होकर कहा। तो यहाँ पर उस सेंटेंस के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है। आप जंगल में ऐसे तो नहीं कहोगे कि अरे वो देखो शेर, इस तरह से तो नहीं कहोगे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपकी फीलिंग्स को बताता है। जैसे आपने कहा गेट आउट ऑफ हियर, गुस्से से आपने कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। आपने पहली बार फरारी गाड़ी को देखा और आपने कहा अमेजिंग। आपने जंगल में टाइगर को देखा, देयर इज़ अ टाइगर, शौक से कहा एकदम, देयर इज़ अ टाइगर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कॉमा। कॉमा का पहले यूसेज होता है एक छोटे से पाउस के लिए, टू गिव अ शॉर्ट पाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है कि सुनीता मेरा एक काम करना। आपने क्या कहा? सुनीता कहा पहले, और फिर थोड़ा सा आप रुके, सुनीता डू वन थिंग, सुनीता मेरा एक काम करना। सुनीता नाम लेने के बाद आपने एक छोटा सा पाउस दिया। अब राइटिंग में कैसे दिखाओगे? राइटिंग में आप एक कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपने एक छोटा सा पाउस दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आयुष कम हियर। आयुष के बाद एक छोटा सा पाउस आया है, आयुष यहाँ पर आओ। आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा? आई हैव अ पेन के बाद एक छोटा सा पाउस दिया, तो इस वजह से यहाँ पर भी कॉमा हमने लिखा है। स्पीकिंग में तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पाउस दिया है, लेकिन राइटिंग में आप कैसे दिखाओगे? राइटिंग में आप कॉमा लगा देते हो जहाँ पर आपको पाउस देना होता है। यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, आप एंड से पहले भी कॉमा को लगा सकते हो। एंड से पहले ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमा को लगाओ, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंड से पहले कॉमा को यूज़ करते हो तो उसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा, या फिर आप कह सकते हो हार्वर्ड कॉमा। ऑक्सफोर्ड कॉमा या फिर हार्वर्ड कॉमा कहते हैं अगर आपने एंड से पहले कॉमा को लगाया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एंड से पहले आप कॉमा को लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। दोस्तों, कॉमा का दूसरा यूसेज है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कोटेशन आपको पता होगा कि किसी की बात को दोबारा से दोहराना। जैसे मान लो शेक्सपियर ने कुछ कहा, शेक्सपियर ने कहा कि नाम में कुछ नहीं रखा, तो आप यहाँ पर शेक्सपियर के कोट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बात आ रही है समझ में? किसी ने कोई बात कही और उस कोटेशन को आप दोबारा से रिपीट कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करोगे कॉमा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई डैड सेज नेवर हर्ट एनीवन। मेरे डैड कहते हैं कि किसी को भी नुकसान मत पहुँचाओ। तो यहाँ पर सेज के बाद क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप नेवर हर्ट एनीवन कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। किसने कहा है ये? नेवर हर्ट एनीवन किसने कहा? आपके डैड ने कहा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अंजलि सेज आई लाइक टी। अंजलि कहती है कि मुझे चाय पसंद है। मुझे चाय पसंद है किसने कहा? अंजलि ने कहा। लेकिन यहाँ पर उसका जो कोट है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है और कोट से पहले क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है।
कॉमा का तीसरा यूसेज है जब आप इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस को यूज़ करते हो, तब आप हमेशा हमेशा कॉमा लगाओगे। अब इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स और फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली, फाइनली, नर्वसली, सरप्राइजिंगली, सडनली, ऑब्वियसली, हाउएवर, इवेंचुअली, टुडे, टुमारो, all of a sudden, at last, within a minute, just after a while, with a little hesitation, in the end, likewise, in the same fashion, as an illustration। तो ये होते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस। अब जब हम एडवर्ब्स को पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके ऊपर, या फिर आप इन्हें रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। कुछ पॉपुलर एडवर्ब्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें आप क्या करो, याद कर लो। और हमेशा याद रखो कि जब भी ये एडवर्ब्स आप लिखोगे तो इन एडवर्ब्स के बाद आपको कॉमा लगाना है हमेशा। दोस्तों, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स को हम स्पीच मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। कोटेशन मार्क्स का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड या किसी भी लेटर को हाईलाइट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने कोटेशन मार्क्स को लगाकर, डबल इन्वर्टेड कॉमास को लगाकर हाईलाइट कर दिया है। डबल इन्वर्टेड कॉमास से इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि इंग्लिश की बात हो रही है। जैसे अगर आपको कोई कोट हाईलाइट करना है, अंजलि सेज आई लाइक टी। अंजलि कहती है कि मुझे चाय पसंद है। अब मुझे चाय पसंद है, ये किसके वर्ड हैं, किसका सेंटेंस है? ये अंजलि का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हो उस सेंटेंस को, तो आपने एज इट इज़ अंजलि के कोड को यहाँ पर लिख दिया है कि आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। और उसके कोड को हाईलाइट करने के लिए आपने कोटेशन मार्क्स को लगाया है कि ये वर्ड अंजलि के हैं। बात आ रही है समझ में? एक सेंटेंस और है, आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस। मेरा फेवरेट सेंटेंस है आई मिस यू। अब आई मिस यू क्या है, यहाँ पर हाईलाइट है इस सेंटेंस की कि आई मिस यू मेरा फेवरेट सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। मैंने क्या कहा कि मेरा फेवरेट सेंटेंस है। अब मेरा फेवरेट सेंटेंस क्या है, यहाँ पर हाईलाइट हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास से आई मिस यू। डबल इन्वर्टेड कॉमास से हाईलाइट कर दिया मैंने कि आई मिस यू मेरा फेवरेट सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि एल इज़ माई फेवरेट लेटर, एल मेरा फेवरेट लेटर है। अब कौन सा लेटर फेवरेट है, एल फेवरेट है। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है कि एल लेटर मेरा फेवरेट है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमास की तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी होते हैं। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करो या डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एल इज़ माई फेवरेट लेटर। अब यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इन्वर्टेड कॉमास को ना भी लगाओ, तब भी ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कोड के अंदर किसी वर्ड को हाईलाइट करोगे तो फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करोगे हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंजलि आस्क्ड मी कैन यू स्पीक इंग्लिश। अंजलि ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये अंजलि के हैं, ये सेंटेंस अंजलि का है, तो मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये पूरा सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर भी मुझे इंग्लिश को हाईलाइट करना है, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा था, इंग्लिश के बारे में पूछा था कि क्या तुम इंग्लिश को बोल सकते हो। इंग्लिश यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है और उसी के बारे में बात हो रही है और उसी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो जब आपने एक सेंटेंस, एक कोट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए और उस कोट के अंदर भी आपको कुछ हाईलाइट करना है, कुछ वर्ड हाईलाइट करना है, तो फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप फुल स्टॉप कहाँ पे लगाओगे? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाओगे या बाहर लगाओगे? जैसे एक सेंटेंस आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, पहले वाले सेंटेंस में अंदर लगा हुआ है फुल स्टॉप और दूसरे वाले सेंटेंस में बाहर लगा हुआ है फुल स्टॉप, तो कौन सा सेंटेंस सही है?
तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सेंटेंस सही हैं। जी हाँ, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। यूनाइटेड किंगडम में अंदर लगाया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के फुल स्टॉप, और अमेरिका में डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लगाया जाता है फुल स्टॉप। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कॉलन। कॉलन का सबसे पहला यूज़ होता है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। मैंने आपको अभी बताया था कि कॉमा का यूज़ किया जाता है किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमा का यूज़ भी कर सकते हो आप और कॉलन का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, माय डैड सेज नेवर हर्ट एनीवन। मेरे डैड कहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ मत पहुंचाओ। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाला सेंटेंस की कोटेशन इंट्रोड्यूस हुई है कॉमा से और दूसरे वाले सेंटेंस की कोटेशन इंट्रोड्यूस हुई है कॉलन से। तो ये दोनों सही हैं। आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हो और कॉलन भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यूसेज है टू एन्यूमरेट अ लिस्ट। देखिए, जब भी आपको एक पूरी लिस्ट बतानी होती है किसी काम की, तब भी आप कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सुमित, संजय, कबीर, अर्जुन, मयंक, तानिया, अनुष्का, रहमान। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं। अब ये क्या है, लिस्ट है पूरी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। उसके बाद मैंने लगाया कॉलन और उसके बाद आपको एक लिस्ट बतानी शुरू करी कि मेरे दोस्त कौन कौन से हैं। बात आ रही है समझ में? जब भी आपको कोई लिस्ट बतानी होती है ना, वहाँ पर आप कॉलन का यूज़ करते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब मेरे बहुत सारे दोस्त कौन कौन से हैं? सुमित है, संजय है, कबीर है, अर्जुन है, मयंक है, तानिया है, अनुष्का है, रहमान है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो ये पूरी लिस्ट है और लिस्ट को बताने से पहले आपको कॉलन का यूज़ करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। उसके बाद हमने लिखा कॉलन। अब यहाँ पर क्या बताओगे आप? 3 तरह के टेंसेस बताओगे कि कौन कौन से होते हैं और लिस्ट बताओगे आप। तो ये भी लिस्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। उसके बाद लगाया कॉलन और उसके बाद लिस्ट बता दी कि 3 तरह के टेंसेस कौन कौन से होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वी हैव मैनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपने लगाया कॉलन और कॉलन के बाद आपने एक लिस्ट बता दी, पेंसिल्स, कॉपीज़, मोबाइल्स एट्सेट्रा। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो चीज़ें क्या क्या हैं? पेंसिल्स हैं, कॉपीज़ हैं, मोबाइल्स हैं। और ये लिस्ट बताने से पहले आपने लगाया कॉलन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉलन का नेक्स्ट यूसेज होता है टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो। जब भी आप टाइम को मेंशन करते हो या रेशियो को मेंशन करते हो तो कॉलन का यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2:30 PM। अब 2 लिखा, फिर आपने कॉलन लिखा, फिर 30 लिखा, तो यहाँ पर बता रहा है कि 2:30 बजे हैं। 2:30 का टाइम हुआ है। 6 o'clock, 6 लिखा, फिर कॉलन लिखा, फिर 00 लिखा, इसका मतलब ये है कि 6 बजे हैं। तो इसमें तो कुछ समझाने की बात है नहीं, आपको पता होगा। और जब आप रेशियो निकालते हो तो रेशियो भी आप ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का पहला यूसेज होता है टू एक्सप्रेस पोसेशंस। जब आप किसी का अधिकार या किसी का कब्ज़ा बताते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज़ रश्मिस पेन, ये रश्मि का पेन है। किसका पेन है? रश्मि का पेन है। इस पेन के ऊपर रश्मि का अधिकार है, इस पेन के ऊपर रश्मि का कब्ज़ा है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। डैट बॉयज़ शर्ट इज़ डर्टी, उस लड़के की शर्ट जो है ना वो गंदी है। तो उस शर्ट के ऊपर किसका अधिकार है, किसका कब्ज़ा है? उस लड़के का कब्ज़ा है। यहाँ पर आप पोसेशन बता रहे हो कि ये जो शर्ट है ना सर, ये उस लड़के की है। और यहाँ पर आपने बॉय लिखा, फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लिखा, फिर आपने लिखा एस। इट मीन्स कि वो गंदी शर्ट उस लड़के की है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जब भी आप किसी प्लूरल की बात करते हो और एस लगा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल। अब आपने लिखा दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ यहाँ पर क्या है? बॉयज़ यहाँ पर है प्लूरल, ये हॉस्टल लड़कों का है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाओगे? क्या आप एक और एस लगाओगे? जी नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बात होगी प्लूरल की तो आप एक एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे। आप बॉयज़ लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे और उसके बाद आप लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी। लेकिन यहाँ पर अगर बात हो रही होती किसी एक लड़के की,
जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा था, डैट बॉयज़ शर्ट इज़ डर्टी। तो पहले वाले सेंटेंस में एक लड़के की बात हो रही थी, सिंगुलर की बात हो रही थी, तो हमने वाई के बाद अपॉस्ट्रोफी को लगाया था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्लूरल की, और जब प्लूरल की बात होती है तो आप एस के बाद अपॉस्ट्रोफी को लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लेडीज़ कंपार्टमेंट। उसने अपने आप को लेडीज़ के कंपार्टमेंट में पाया। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, लेडीज़ कंपार्टमेंट, लेडीज़ क्या है, प्लूरल है, और आप एक एक्स्ट्रा एस यहाँ पर नहीं लगाओगे। आप लेडीज़ लिखोगे और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दोगे। इसका मतलब ये है कि लड़कियों का कंपार्टमेंट। वो कंपार्टमेंट किसका है? लड़कियों का कंपार्टमेंट है। अब देखिए, एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिस इज़ विकास मोबाइल। अब इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है, आप मुझे बताइए। क्योंकि विकास तो सिंगुलर है, लेकिन उसका नाम जो है ना वो एस से ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपॉस्ट्रोफी के बाद एस को लगा सकते हो, वो भी ठीक है। और अगर आप अपॉस्ट्रोफी के बाद एस को नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम एस से ख़त्म हो रहा है। आप खुद ही सोचो, जब आप डबल एस को प्रोनाउंस करोगे तो कितना वियर्ड लगेगा, कितना अजीब लगेगा। तो इंग्लिश का ये रूल है कि जब एस लगा हुआ है तो फिर एक और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नाम हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन नाम में भी ज़रूरी नहीं है। नाम को भी आप विकास लिखोगे और अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, डेट्स इट। अपॉस्ट्रोफी का सेकंड यूसेज होता है टू कॉन्ट्रैक्ट टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर छोटा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एम नॉट का एंट कर दिया, शैल नॉट का शैंट कर दिया, डज नॉट का डजेंट कर दिया, इज़ नॉट का इजेंट कर दिया, डू नॉट का डोंट कर दिया, हैज़ नॉट का हैज़न कर दिया, आई हैव का आइव कर दिया, आई एम का आई एम कर दिया, यू आर का योर कर दिया। तो इस तरह से जब आप दो शब्दों को जोड़कर छोटा करोगे तो वहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करोगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है डैश। डैश का पहला यूसेज होता है रेंज को दिखाने के लिए। नंबर्स की रेंज होती है, डेट्स की रेंज होती है, टाइम की रेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे 2002 और 2020 को लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, 2002 लिखूंगा, उसके बीच में डैश लगाऊंगा और फिर 2020 लिखूंगा। तो यहाँ पर 2002 से 2020 के बीच की जो रेंज है उसको दिखाया गया है और बीच में आप लगाएंगे डैश। इसी तरह मान लो मुझे सुबह 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम बताना है, एक रेंज बतानी है, तो मैं 11 AM लिखूंगा, फिर डैश लिखूंगा और फिर लिखूंगा 5 PM। डेट्स में भी आप ऐसे ही करेंगे। मान लो आपको 13 अगस्त से 25 अगस्त तक की डेट को लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे और फिर 25 लिखेंगे और फिर मंथ को मेंशन कर देंगे। बात आ गई समझ में? यहाँ पर एक रेंज को बताया जा रहा है, 11 से 5 बजे तक का टाइम, 2002 से 2020 तक के टाइम को बताया गया है। फिर डेट्स बताई गई हैं 13 से 25 अगस्त। अच्छा, एक यूसेज तो ये हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। सेकंड यूसेज होता है एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। अब ये क्या होता है? मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हो और बात करते करते आप एकदम से बात को चेंज कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे बट वाई एम टेलिंग यू दिस। मैं संडे को क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन ये बात मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ? यहाँ पर देखो, आप एक बात चल रही थी, मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि मैं संडे को क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन एकदम से मैंने अपनी बात को रोका, एकदम से रोका और कहा कि मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। तो जब भी आप एकदम से सेंटेंस को चेंज करते हैं, कोई बात हो रही है, बात करते करते आपने एकदम बात घुमा दी, कुछ और बात करने लगे, तो वहाँ पर भी डैश लगाकर बात को चेंज किया जाता है। दोस्तों, डैश की तरह ही होता है हाइफन, बिल्कुल ऐसे ही होता है, दिखने में थोड़ा सा छोटा होता है। और डैश और हाइफन में एक छोटा सा फ़र्क भी है। जब भी आप डैश लगाओगे ना तो वहाँ पर स्पेस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2002 और 2020 के बीच में आपने डैश लगाया, तो 2002 के बाद स्पेस दिया और 2020 के पहले स्पेस दिया, लेकिन हाइफन में कोई भी स्पेस नहीं आता। हाइफन का यूज़ करते हैं आप दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ने में, कंपाउंड एडजेक्टिव्स को जोड़ने में। जैसे फॉर एग्जांपल, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सेल्फ मेड, वेल बिहेव्ड, पार्ट टाइम, वेल नोन, नॉन स्मोकर्स। तो ये सारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनको हाइफन के ज़रिए जोड़ा गया है। और याद रहे, हाइफन में कोई भी स्पेस नहीं आता। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमीकॉलन। सेमीकॉलन दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसका पहला यूसेज होता है शोज कनेक्शंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। जब भी कभी दो सेंटेंसेस होते हैं लिखे हुए, उन दोनों के बीच में कनेक्शन को दिखाता है, लिंक को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस है, इट इज़ रेनिंग यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है, तुम्हें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। और इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखता हूँ, इट इज़ रेनिंग यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैंने फुल स्टॉप लगाया और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने लगाया सेमीकोलन। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। लेकिन आप अगर एडवांस लर्नर हैं, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर आप यूज़ करेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन ने क्या करा है, यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। सेमीकोलन आपको बता रहा है कि जो दूसरा वाला क्लॉज है, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ये वाला क्लॉज इट इज़ रेनिंग से जुड़ा हुआ है, लिंक है। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाता ले लेना चाहिए। अब छाता क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इसलिए तुम्हें छाता लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो दूसरा वाला क्लॉज है वो पहले वाले क्लॉज से किस तरह से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। बात आ रही है समझ में? एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में आप नोटिस करोगे कि यू का वाई कैपिटल है, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं। लेकिन सेमीकोलन के बाद हमने वाई को स्मॉल लेटर में लिखा है, क्योंकि सेमीकोलन ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया है। अगर आपने फुल स्टॉप लगाया तो ये दो सेंटेंस बन गए। इट इज़ रेनिंग एक सेंटेंस है, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला दूसरा सेंटेंस है। लेकिन आपने सेमीकोलन यहाँ पर लगाया तो इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आई एम फीलिंग अनवेल, आई कांट गो टू द मीटिंग। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ तो मैं मीटिंग को नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पर आई कैपिटल लेटर में, क्योंकि आई आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हो। आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये पूरा सेंटेंस एक है, दो सेंटेंसेस नहीं है। आई कांट गो टू द मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता हूँ। अब क्यों नहीं जा सकता मैं मीटिंग में? क्योंकि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आई एम फीलिंग अनवेल। तो ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो सेमीकोलन से। सेमीकोलन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दोगे तो फिर ये दो सेंटेंसेस बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये एक सेंटेंस है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। द बेबी इज़ एफ्रेड, शी डजेंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। बच्चा डरा हुआ है, इसलिए वो किसी भी अजनबी के ऊपर भरोसा नहीं करती। अब अजनबियों के ऊपर क्यों भरोसा नहीं करती? क्योंकि वो डरी हुई है। दोनों का कनेक्शन है ना, डरी हुई है इसलिए अजनबियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो इन दोनों को हमने सेमीकोलन से जोड़ा और एक सेंटेंस बना दिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सेमीकोलन का दूसरा यूसेज होता है क्लैरिफाइज कंफ्यूजिंग इन्फो इन अ लिस्ट। मान लो एक पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपने सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा रखा है। बहुत सारे कॉमा 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 लगा रखे हैं। लेकिन इतने सारे कॉमास को देखकर क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द स्कॉलरशिप रिसिपेंट्स आर उज़ैर खान फ्रॉम दिल्ली, इंडिया, रमेश कुमार फ्रॉम लंदन, इंग्लैंड, एंड बबलू फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे कॉमास लगे हुए हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ तीन लोगों की हो रही है, उज़ैर खान, रमेश कुमार और बबलू। सिर्फ तीन लोगों की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, उज़ैर खान की बात जहाँ पर ख़त्म होगी और रमेश कुमार की बात जहाँ पर शुरू होगी, उन दोनों के बीच में आप सेमीकोलन लगा देंगे ताकि उज़ैर खान और रमेश कुमार एक दूसरे में ना मिलें। बात आ गई समझ में? इंडिया के बाद आप सेमीकोलन को लगा दोगे। अब क्या हुआ, अब उज़ैर खान और रमेश कुमार अलग अलग हो गए। अब आप आसानी से देख सकते हो कि उज़ैर खान दिल्ली, इंडिया से हैं और रमेश कुमार लंदन, इंग्लैंड से हैं। और रमेश कुमार को बबलू से कैसे सेपरेट करोगे? रमेश कुमार की बात जहाँ पर ख़त्म हो और बबलू की बात जहाँ पर शुरू हो रही हो वहाँ पर सेमीकोलन लगा दो। इंग्लैंड के बाद सेमीकोलन लगा दो। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड से पहले पहले सारी बात रमेश कुमार की हुई है और इंग्लैंड के बाद जो बात होगी वो बबलू की होगी। ये तीनों नाम हमने अलग अलग कर दिए। उज़ैर खान फ्रॉम दिल्ली, इंडिया, सेमीकोलन।
अब यहाँ पर दूसरे बंदे की बात शुरू हो रही है। सेमीकोलन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि आपने सेपरेट कर दिया। भाई बार बार आप कॉमा नहीं लगा सकते हो, आपको सेपरेट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो सेमीकोलन से क्या हुआ, अब उज़ैर की बात ख़त्म हो गई, रमेश कुमार की बात शुरू हो रही है। अच्छा जी, रमेश कुमार की बात शुरू हुई। रमेश कुमार फ्रॉम लंदन इंग्लैंड, ठीक है जी, लंदन इंग्लैंड से हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाया, इसका क्या मतलब है, अब रमेश कुमार की बात ख़त्म हो गई, अब किसकी बात शुरू हो रही है, बबलू की बात शुरू हो रही है। ठीक है जी, बबलू कहाँ के हैं, बबलू हैं ढाका बांग्लादेश के। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को राउंड ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। अब राउंड ब्रैकेट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अंजलि शर्मा वॉज अ फेमस कॉमेडियन, ये एक सेंटेंस है आपका, ठीक है। लेकिन अंजलि शर्मा के बाद हमने लिखा 1950-2019 राउंड ब्रैकेट्स में, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1950 में अंजलि शर्मा पैदा हुई और 2019 में उनकी डेथ हो गई। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं है, राउंड ब्रैकेट्स में आपने इसलिए लिख दिया ताकि रीडर्स को पता हो कि अंजलि शर्मा कब पैदा हुई और कब उनकी डेथ हुई। बात आ गई समझ में। एक सेंटेंस और देखते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन इन कमेंट्स। मेहरबानी करके अपने वैल्यूएबल सजेशन को कमेंट्स में लिखो। अब देखो सजेशन के बाद भी एस लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स में। एस इसलिए लिखा हुआ है कि आप एक सजेशन भी दे सकते हो और बहुत सारे सजेशंस को भी दे सकते हो। यहाँ पर भी आप एस लगाकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपके जो सजेशन है ना वो सजेशंस भी हो सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा सजेशन देना है तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो तो राउंड ब्रैकेट्स में लिख दो। आप कोई हिंदी की किताब पढ़ोगे तो आप अक्सर देखोगे कि राउंड ब्रैकेट्स में इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत ने 10 विकेट से मैच को जीता। अब भारत के बाद ब्रैकेट में इंडिया लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स में आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है एलिप्सिस। एलिप्सिस या तो 3 डॉट होते हैं या 4 डॉट होते हैं। एलिप्सिस का यूसेज कहाँ पर होता है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, से 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100। कहो 1 2 3 100 तक। अब डॉट 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 का क्या मतलब है, देखिए आप इस पूरे सेंटेंस में ये नहीं कहोगे कि कहो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 50 60 70 80, ठीक है। पूरी काउंटिंग तो आप लिखने से रहे, अगर पूरी काउंटिंग लिखोगे तो पूरी किताब भर जाएगी आपकी, पूरी स्क्रीन भर जाएगी मेरी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट 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 लिख दूँगा जिससे रीडर को पता लग जाए कि 100 तक की बात हो रही है। अब 4 5 6 7 8 ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, आई हैव अ बुक, अ मोबाइल, अ पेन, डॉट 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 डॉट। मेरे पास एक मोबाइल है, एक बुक है, एक पेन है, डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का क्या मतलब है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास लैपटॉप है, टैबलेट है, कॉपी है, पेंसिल है, स्पीकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी है वो मैंने बता दिया आपको कि मेरे पास बुक है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पेन है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें हैं मेरे पास लेकिन उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना रीडर को बताना है, सिर्फ उतना लिखो और डॉट 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 लिख दो। इसका ये मतलब होगा कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों इसी तरह मैंने इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस को भी कवर किया है। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे टेंसेस की वीडियोस के ऊपर, और आपने मुझे कमेंट्स में लिखकर बताया है कि हमने आज तक ऐसी वीडियो ना तो यूट्यूब पर देखी है, ना हमारे किसी टीचर्स ने इस तरह से हमें पढ़ाया है, और एक बार देखने में ही हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो मैं कमेंट्स में उसका लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने एक्टिव पैसिव को भी कवर कर रखा है, और ग्रामर के हर एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा। ग्रामर की वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।